अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, बहुत अच्छे ही होंगे। और आज की ये वीडियो है, ये आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड था कि आप अपने बारे में बताइए कि आप किस तरह से विदेश गए और जाने में कितना खर्च हुआ और किस ऑफिस से गए। तो जो मेरी स्टोरी है, बहुत ही लंबा स्टोरी है। और शायद मुझे लगता है कि अगर आप मेरे इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेंगे ना, तो आप अपना आप को कभी भी दुखी महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि जो आदमी विदेश आना चाहता है, उनका सवाल होता है कि मेरा रिश्तेदार या मेरा यार दोस्त या भाई कोई भी मेरा विदेश में नहीं है, तो मैं किस तरह से जा सकता हूँ। अगर है भी तो जाने के लिए मुझे लाख रुपए चाहिए, और लाख रुपए मेरे जेब में है नहीं, और ये लाख रुपए मेरे पास आएगा कहाँ से? ना कभी आएगा, ना कभी जाएंगे, ना तो मेरे कभी किस्मत में ही नहीं लिखा है, तो हम इस काम को क्यों कर सकते हैं? आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा परेशान है लोग, वो लोग परेशान है जो अपनी किस्मत को दोष देता है। अगर आपको ज़िंदगी में सुखी रहना है, तो ये अपनी किस्मत को दोष देना और किस्मत की कही सुनी और लिखी बातों पे ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दो। जैसे कि मैं आपको अपने बारे में शुरू से लेके लास्ट तक बताता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे कि आप क्या हो और आपको क्या करना चाहिए, और कौन से ऐसे काम है कि जो आपको नहीं करना चाहिए। 2009 में मैं अपना पासपोर्ट अप्लाई किया था। जब 2009 में पासपोर्ट अप्लाई किया था, तो वो हमारे किसी रिश्तेदार के घर था। जब वहाँ पे पासपोर्ट इंक्वायरी आया, तो इंक्वायरी फेल हो गया। फिर उसके 6 महीने बाद दोबारा पासपोर्ट इंक्वायरी करवाया, फिर इंक्वायरी आया, फिर फेल हो गया। आप सोच नहीं सकते हो, मेरा पासपोर्ट इंक्वायरी 6 बार आया, कम से कम 6 बार, और 6 बार मेरा इंक्वायरी फेल हो गया। जब फेल हो गया, तो मैं अपने मन में सोच लिया कि भाई मेरे किस्मत में यही लिखा है, अब मैं पासपोर्ट बनवाऊंगा ही नहीं, और विदेश मुझे जाना ही नहीं है। हालांकि विदेश आने के लिए जेब में चवन्नी नहीं था मेरे। इतना उम्मीद था कि मैं पासपोर्ट बनवाऊंगा तो रास्ता निकल जाएगा। तो मैं पासपोर्ट बनवाने का अपने मन से ख्याल ही निकाल दिया। जब निकाल दिया, तो फिर मुझे समझ में आया 2018 में कि मुझे पासपोर्ट बनवाना चाहिए, क्योंकि 2018 में मेरी स्थिति इतनी अच्छी हो गई थी, इतनी अच्छी हो गई। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मैं मेरू कैब चलाने लगा था। और मेरू कैब, ओला कैब, उबर कैब, जितनी भी कैब थी सारी कैब हमने चलाया। और 2010 में मैं मेरू ज्वाइन कर लिया था, मेरू और मेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह करीब 7-8 साल उसमें काम भी किया मेरू कैब में। तो उससे कमा करके उसके बाद जा करके मेरे फिर से एक सपना जाग उठा कि मुझे पासपोर्ट बनवाना चाहिए। फिर मैं नया पासपोर्ट अप्लाई कर दिया। जब पासपोर्ट ऑफिस गया हूँ, तो पासपोर्ट ऑफिस वाले कहते हैं कि भाई तुम्हारा फाइल खुल के आ गया, 2009 में तुमने पासपोर्ट अप्लाई किया था और वो फाइल क्लोज नहीं हुआ, अब तुम्हें पेनल्टी देना होगा 13,500 रुपये। जो आपने ये पासपोर्ट अप्लाई किया, इसकी पेनल्टी, और उस टाइम से लेकर इस टाइम तक जो गवर्नमेंट का फीस होता है, उनकी पेनल्टी अलग चलती रहती है अगर फाइल को क्लोज ना करवाओ तो। 13,500 रुपये देना है, तो भाई 13,500 रुपये कहाँ से लाएं? तो इन चीज़ को फिर मैंने छोड़ दिया कि अब मैं क्या करूं। तो मैं एक फ़ोन खरीदा था, कैपिटल फर्स्ट IDFC फर्स्ट बैंक से एक फ़ोन फाइनेंस करवाया था, और सडनली उनका एक फ़ोन आ गया कि जी आपको पर्सनल लोन चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैंने कहा भाई पर्सनल लोन चाहिए, और मेरा लोन का ऑफर था 91,000 रुपये का। जब वो इंक्वायरी के लिए आया, तो कहता भाई आपके नाम से लोन नहीं हो सकता और आपको लोन नहीं दिया जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई हमको कोई जुगाड़ लगवाओ, हमें लोन चाहिए, हमें अर्जेंट है। तो कहता है नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं उसे वादा किया हूँ कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, मेरा लोन पास करो। तो उसे 10,000 रुपये देने की वादा किया हूँ, और 1,000 रुपये उसे कैश दे दिया हूँ। जब मेरे अकाउंट में उसका लोन का पैसा 91,000 आ गया, तो मैं उसे 10,000 रुपये दे दिया हूँ। अगर वो बंदा मेरे से 15,000 भी मांगता तो मैं उसे दे देता। दे इसलिए देता कि मेरी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो ख़राब था और मुझे विदेश जाना ज़रूरी था। उससे मुझे 91,000 रुपये, सॉरी 81,000 रुपये बचा। उस 81,000 में 13,500 रुपये वहाँ पे फ़ाइन दिया हूँ, और उसके बाद पासपोर्ट अप्लाई का खर्च हुआ है। आप मान नहीं सकते हो, मेरा पासपोर्ट बनवाने में मुझे 35,000 रुपये खर्च हो गए, 2009 से लेकर 2018 के बीच में। हमने इतने झेल करें किए। एक इंक्वायरी मंगवाने में हमें उस टाइम लगता था 2,000 रुपये। क्यों? कि उस टाइम हमें कुछ मालूम नहीं था, और एजेंट का हमें सहारा लेना पड़ता था। कभी 2,000, कभी 5,000 पुलिस वाले आते, वो उसके बाद भी वो उल्टा सीधा बोल के जाता कि भाई इतनी इंक्वायरी मत करवा, हम तुम्हें बंद करवा देंगे या तुम्हारे नाम से ऑब्जेक्शन दिलवा देंगे। फिर भी मैंने हार नहीं माना। फाइनली 2018 में जब मेरा पासपोर्ट अप्लाई हो गया, जब हमने उसे 13,500 रुपये पेनल्टी पे कर दिया, तो पे करने के बाद फिर जाके बोला आपका इंक्वायरी आएगा। जब इंक्वायरी आया, तो मैं 5,000 रुपये अपने जेब में रख रखा था कि पुलिस वाला आएगा, मैं दे के काम करवा लूँगा। जब पुलिस वाले इंक्वायरी के लिए आए, तो इंक्वायरी
जब आए तो आने के बाद कहते हैं भाई सब कुछ तुम्हारा सही है। तो मैंने पूछा भाई कितने पैसे दूं, तो कहता है 500 रुपये दो। तो मैं उसे 1000 रुपये दिया। मैंने कहा 500 रुपये एक्स्ट्रा रखा। तो मेरा जब इंक्वायरी क्लियर हुआ तो फिर जा करके एक पटना में एजेंट है जुनेद नाम करके, फिर मैं उनसे कांटेक्ट किया कि मुझे विदेश जाना है, और कहता पासपोर्ट की कॉपी दो। तो हालांकि मेरे पास पासपोर्ट की कॉपी थी नहीं। फिर जा करके पासपोर्ट की कॉपी जब मेरा पासपोर्ट आया उत्तम नगर दिल्ली में, तो मैं डकिया से जाकर के उत्तम नगर में जाके पासपोर्ट लिया हूँ, और पासपोर्ट लेकर के मैं घर नहीं आया हूँ, सीधा मैं मेडिकल सेंटर गया हूँ गम का मेडिकल करवाने के लिए। गम का मेडिकल करा के और जितने पासपोर्ट था वो सारा मैं अपने एजेंट को एड्रेस पे सेंड कर दिया। अब मुझे उसको पैसा देना है कितना, तो 60,000 रुपये देना है टोटल, 65,000 रुपये, सॉरी 65,000 रुपये देना है टोटल। अब ये पासपोर्ट बना के सब कुछ करके मेरे पास कुल रह गए कितने, 40,000 रुपये। फिर मैं एजेंट को 40,000 रुपये दिया हूँ, बाकी की जो उसके रह गए थे 25,000 रुपये, वो 25,000 रुपये गाँव जा करके फिर वो 10% ब्याज पे उठा करके फिर उसे पैसा दिया हूँ। और पैसा देने के बाद फिर जा करके मेरा वीज़ा जब लगा है तो मैं अपना आप में मन में सोच लिया हूँ कि मैं विदेश जा रहा हूँ। और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतना ख़राब हो चुका था क्योंकि मुझे घर का सपोर्ट नहीं था। जो हमारे घर वाले हैं उनकी भी स्थिति ऐसी अच्छी नहीं थी कि जो हुआ हमें 20,000 50,000 लाख रुपए दे करके संभाल दे, क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा गरीबी थी उस टाइम। तो जब मैं विदेश आया हूँ और कमाने की भी उस टाइम जरिया नहीं था, भाई वगैरह भी थोड़ा उतना हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि वो लोग भी नहीं कमा रहे थे। आया हूँ तो मैं एयरपोर्ट पे जब आया तो मैं अपना आप में सोच लिया हूँ कि मैं विदेश कमाने के लिए जा रहा हूँ। चाहे मेरे से भेड़े चरवाए या चाहे मेरे से बकरी चरवाए, चाहे मेरे से कुछ भी करवाए, पर मैं विदेश जा रहा हूँ पैसा कमाने के लिए। मैंने अपने माइंड में ये सेट कर लिया कि मैं पैसा कमा के लौटूंगा, मैं कुछ भी करूँ विदेश में जाके। जब आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह और नौकरी बहुत अच्छी मिली है। जो मेरा कफिल है वो मस्जिद का इमाम है और मस्जिद में मेरे को रूम दे दिया रहने के लिए। जब रहने के लिए दे दिया तो बहुत अच्छा रहा। और काम मेरे पास इतना है कि पूरे एरिया में मेरे बराबर किसी के पास काम नहीं, बहुत ज़्यादा काम। इतना कुछ होने के बाद भी मुझे लगा कि नहीं, मुझे सोशल मीडिया पे आना चाहिए और सोशल मीडिया पे मुझे काम करना चाहिए। तो मैं सोशल मीडिया पे काम के लिए आया हूँ और मैं यूट्यूब पे एक चैनल बनाया हूँ, और वो चैनल ये सादरे व्लॉग यूट्यूब चैनल है। जो आप मेरे ये वीडियो देख रहे हैं ये सादरे व्लॉग्स के नाम से देख रहे हैं, ये मेरा दूसरा चैनल है। उस पर मैं काम किया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया हूँ, काम करता रहा हूँ। और 5 महीने बाद मेरी पेमेंट आई, पहली पेमेंट आई 73,000 रुपये यूट्यूब से, और मैं बहुत खुश हो गया। और सैलरी भी मेरी ठीक ठाक थी, 1400 रियाल में सैलरी आया था। एक महीने 1400 दिया, उसके बाद 1500 कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह पैसा भी अच्छा बच रहा था, 100-200 रियाल ऊपर से भी हो जाता था। और अपने घर परिवार हमने बहुत अच्छा कर लिया। और जो मेरा भाई था उस भाई को भी मैं सऊदी ले आया अपने पैसे लगा करके, वो भी काम कर रहे हैं अच्छा खासा, और बहुत अच्छा चलने लगा। घर पे हमने कुछ ज़मीन भी लिया, घर भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा बनाया कि पूरे गांव के अंदर बिल्कुल अच्छा घर है, टॉप का घर बना लिया हूँ। तो इस तरह से मैं काम किया हूँ। और आज करते करते मेरा दो यूट्यूब चैनल है, एक फेसबुक चैनल है सादरे ब्लॉग के नाम से। और अभी के डेट में मैं सोशल मीडिया से तकरीबन 35 से 40,000 रुपये कम से कम महीने का मेरा इतना आ जाता है। और उसके बाद जो मेरी सैलरी है 30 से 35,000 रुपये इंडिया के हिसाब से, खाना खर्चा और रहना वगैरह सब कुछ काट के बच जाता है। कहने का मतलब 60-65,000 रुपये महीने का इस वक्त मैं कमा रहा हूँ, और अपने घर परिवार बीवी बच्चे में बहुत खुश हूँ। अगर मैं भी उस टाइम अपनी किस्मत को दोष देता कि मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा है या मेरे किस्मत में वो नहीं लिखा है, तो कुछ नहीं है भाई। अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब बनना है ना, तो अपनी किस्मत को दोष देना छोड़ दो। किस्मत में कुछ नहीं लिखा है, किस्मत में 2 चीज़ लिखा है। ऊपर वाले ने सबसे पहला नंबर आपको पैदा किया है, इस दुनिया में आपको लाया। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप पैदा हो गए तो ये आपको इस दुनिया से रुखसत लेना तय है कि आपको मरना तय है। बाकी के जो पन्ने हैं ना वो बिल्कुल खाली है, कॉपी आपके पास है, कलम आपके पास है, आपको अपनी किस्मत खुद लिखनी है। ऊपर वाले ने क्या कहा, मेहनत तुम करो फल हम देंगे। ये नहीं कहा है कि तुम हमारा नाम लेके हमारा नाम को भी बर्बाद करो और मेहनत मत करो और बैठे बैठे तुम चाहो कि मुझे सब कुछ मिल जाता, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से मैं धक्के खाया हूँ एक लाइसेंस के लिए, एक पासपोर्ट के लिए, एक विदेश आने के लिए, शायद कोई नहीं खाया होगा, क्योंकि हर आदमी का एक ना एक यारी दोस्ती मिल जाता है। क्योंकि विदेश में जो आदमी था ना उस टाइम, सोशल मीडिया पे मैं किसी से बात भी करता तो वो 1000 रुपये लेता था 5 मिनट हमसे बात करने का, क्योंकि कोई हमारा सपोर्ट नहीं था। उसके बाद आज मैं सऊदी में आया हूँ, आज मैं हर किसी की सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने वो पुराने दिन देखे हैं कि पुराने दिन क्या होता है, गरीबी क्या होती है, लाचारी क्या होती है, इंसान किस तरह से धक्के खाते हैं। इंसान
कुछ भी कर ले, इंसान को अपनी पुराने दिन नहीं भूलना चाहिए। हमने वो पुराना दिन देखा है और आज के डेट में अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे हूँ, अल्लाह का फजल व करम है। मैं मेहनत किया हूँ, मेरे अंदर वो जज्बा था, मैं सपने देखा हूँ, अपने सपने को साकार किया हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आप लोग घर में बैठे हो, गांव में बैठे हो, कहते हो मेरे किस्मत में नहीं लिखा है, मेरा पिताजी ये है तो मेरे भाई ये हैं, मुझे पैसा नहीं दे रहा है, मैं विदेश कैसे जाऊं, मेरे पास पासपोर्ट बनाने तक का पैसा नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया कि आपको करना क्या है, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, बिल्कुल ही नहीं हो सकते। अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो अपनी किस्मत को और अपने गार्जियन को दोष देना छोड़ दो, अपने पैर पे खड़े हो जाओ, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है और एक ही बार घड़ा नहीं बढ़ जाता है। आज मैं लाइसेंस बनाने के लिए मेरे पास 2,000 रुपये नहीं था, वो 2,000 रुपये मैं 1.5 साल में कमाया हूँ। 550 रुपये तनख्वाह की तनख्वाह था उस टाइम, और उसी में खाना पीना था। इस तरह से करके आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ और आज के डेट में मेरे गाँव के अंदर मेरा इज्जत है। इज्जत वो इसलिए है कि हमने वो इज्जत बनाया। कुछ हमारी आदतें भी ऐसी है। इंसान को अपना आप पे अहंकार नहीं करना चाहिए, ना ही गुमान करना चाहिए। मैं आज मैं मेरा अल्हम्दुलिल्लाह और आप लोगों की सपोर्ट है, आप लोगों की दुलार है और प्यार है कि मेरा 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट है। और 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद मेरे पास अहंकार, मेरे पास अगर कोई भी आता है ना कि मैं यूट्यूबर हूँ, अपने यूट्यूब की शुरुआत करना चाहता हूँ, या किसी भी चीज़ की जो मुझसे हेल्प हो सकता है, तो मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूँ और मना करना भी नहीं चाहिए। इंसान से जितना हो सकता है एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। और आज मुझे भी किसी का सपोर्ट मिला है जो मैं भी आज यहाँ तक हूँ, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अगर मेरे मन में भी यही आता है कि मैं उसका सपोर्ट नहीं करूँगा, जो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया अगर उसके मन में भी आता है कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूँगा, तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो इसलिए इंसान कुछ भी करे, करने से पहले इंसान को 1000 बार सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और आप जिसके साथ भी बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कोशिश करो कि उससे उसका व्यवहार अच्छा हो, ताल्लुक़ अच्छा हो, उनका सोच अच्छा हो। जो अपने से एक गुना अच्छाई है उसके अंदर, जो ठीक ठाक है हर मामले में, या हमसे ज़्यादा नॉलेज है, तो उनसे ज़्यादातर आप दोस्ती रखो, उनसे ज़्यादातर ताल्लुक़ रखो। क्योंकि उसके साथ बैठोगे या उसके साथ कुछ टाइम बिताओगे तो उससे क्या है कि आपको थोड़ा अच्छा जानकारी मिलेगा, अच्छा चीज़ सीखने के लिए मिलेगा, और ज़रूरत पे वो आदमी एक आपको हेल्प भी कर सकता है। तो ख़ास करके ऐसे लोगों से रखो, ऐसे लोगों से दोस्ती मत रखो कि खुद तो गड्ढे में गिरा है और साथ में आपको भी लेकर के ना गिर जाए। तो आज की जो ये स्टोरी था आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। अगर मैं पूरी डिटेल में बताता तो ये वीडियो मुझे लगता है कि 1 घंटे से ऊपर का हो जाता। तो एक छोटा सा फिर भी ये वीडियो फिर भी मेरा लंबा हो गया होगा, 10 से 15 मिनट का। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं पार्ट 2 भी आप लोगों के लिए शूट कर दूँगा। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।